एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एक डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन का गेट खोलकर होली पर अटैक कर देता है, जहां वह होली को उठाकर पटक रहा होता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ अपसाइड डाउन में ले जाने की कोशिश करता है। मगर तभी होली जैसे तैसे उसकी कैद से छूटकर अपनी मोम के पास चली जाती है। इन सब नॉइस को सुनकर होली के डैड यार्ड से घर के अंदर वापस जैसे ही आते हैं, उसी टाइम पर उन्हें दिखता है डेमोगोर्गन, जहां वह डेमोगोर्गन पर अपनी गोल्फ स्टिक से अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर उसके एक पंजे से होली के डैड काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं एंड एक तरफ गिर जाते हैं। वही इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए होली और उसकी मोम दोनों ही भागकर घर के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। मगर होली की मोम स्लिप करके गिर जाती है, जिसके बाद डेमोगोर्गन इन दोनों पर ही अटैक करने वाला होता है। मगर तभी होली की मोम एक वाइन की बोतल को तोड़कर डेमोगोर्गन पर बहुत ही ज़ोर से अटैक करने लगती है एंड डेमोगोर्गन को काफ़ी घायल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी और 11 एक कार से नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं होली को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ माइक और लूकस भी साइकिल पर पहुंच रहे हैं एंड जैसे ही यह लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि डेमोगोर्गन ने होली की मोम को भी बहुत ही गहरा घाव दे दिया है उनकी गर्दन पर एंड वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली है। और उसी के साथ ही डेमोगोर्गन 11 और नैन्सी के सामने होली को अपने साथ अपसाइड डाउन में लेकर चला जाता है, जहां नैन्सी 11 को उसके पीछे अपसाइड डाउन में भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मोम को माइक और लूकस के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि उसकी मोम की और उसके डैड की दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आगे हॉस्पिटल में जब नैन्सी के पेरेंट्स का इलाज चल रहा होता है, इसी दौरान माइक, लूकस और नैन्सी हॉस्पिटल में ही बाहर बैठे होते हैं एंड तभी माइक और नैन्सी की एक काफ़ी तगड़ी आर्गुमेंट हो जाती है, जहां नैन्सी यह कहती है कि वेकना ने ऑलरेडी उसे नाइटमेयर में यह चीज़ दिखा दी थी। मगर इनमें से किसी ने भी वेकना पे विश्वास नहीं करा, जिस वजह से यह सारा कुछ हुआ है एंड अगर नैन्सी और उसके सारे दोस्त थोड़ी और कोशिश करते तो शायद नैन्सी के पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी सब के बीच में लूकस यह सब चीज़ें पॉइंट आउट करता है कि यह सब काफ़ी ज़्यादा अजीब है एंड लूकस कहता है कि अगर वेकना को सिर्फ बदला ही निकालना था नैन्सी से, तो फिर वो उसके पेरेंट्स को मार ही देता, वो होली को भी मार सकता था। मगर यह सब कुछ अजीब ही हुआ है। यहाँ पर वेकना ने उसके पेरेंट्स को भी जिंदा छोड़ दिया है, साथ ही साथ में अपने पालतू को भेजकर होली को भी किडनैप करवा लिया है, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ साल पहले विल भी गायब हुआ था। साथ ही लूकस यहाँ पर यह भी पॉइंट आउट करता है कि होली के गायब होने की डेट 3 नवंबर है एंड आज से कुछ साल पहले विल 6 नवंबर को गायब हुआ था। जहाँ लूकस का बेसिकली कहना यह है कि यह सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह सब वेकना का प्लान है। खैर इसी दौरान मिलिट्री नैन्सी के घर पहुंचती है इन्वेस्टिगेट करने, जहाँ इस पूरे क्राइम सीन को देखकर मिलिट्री हेड के दिमाग में यही आता है कि यहाँ पर सिर्फ नैन्सी अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ 11 भी ज़रूर थी एंड वो एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करता है। दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं, जो अब अपसाइड डाउन में होली को ढूंढने की कोशिश कर रही है। मगर तभी उसे एक साउंड आती है फॉरेस्ट में, उसे लगता है एक डेमोगोर्गन उस पर अटैक करने वाला है। इसी वजह से वह अपनी पावर से एक ब्लाइंड अटैक शूट करती है, मगर वो अटैक जाकर लगता है होपर को। होपर भी है जिंदा है अपसाइड डाउन में और फाइनली 11 और होपर वो आपस से टीम अप कर चुके हैं अपसाइड डाउन में। 11 या होपर को बताती है कि होली भी यही है और उन्हें उसे से मिलकर ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद यह दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में रॉबिन और जॉयस रेडियो स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करने की वापस से कोशिश कर रहे होते हैं एंड जब रॉबिन रिप्लेसमेंट फ्यूज लाने जाती है, उसी टाइम पर विल और जॉयस एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ विल बताता है जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था, जहाँ विल को वापस से पहले जैसे विजन्स आने शुरू हुए हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है पहले की तरह। इस बार जो विल को विजन देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली विजन्स नहीं बल्कि पीओवीस है, जहाँ वो बताता है उसे एग्जैक्टली फील हो रहा है कि वही डेमोगोर्गन है
और वही सबका कत्ल कर रहा है। एंड वो यह सब बताता है कि साथ से कहीं ना कहीं उसका हाई माइंड वापस से वेकना से एंड डेमोगोर्गन से कनेक्ट हो चुका है। वो यहाँ पर यह भी कहता है कि उसी टाइम से उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है वेकना के बारे में, जब तक वो हॉकिंस वापस नहीं आया कैलिफोर्निया से। जिस पर रॉबिन पीछे से आकर एक थ्योरी प्रपोज करती है कि हो सकता है विल एक्चुअली में एक रिसीवर का काम कर रहा है, जहाँ जब भी वो वेकना के थोड़ा आसपास आता है जैसे कि हॉकिंस में, तब उसे रेडियो सिग्नल की तरह वेकना के सिग्नल मिलने लगते हैं। जिसे समझकर विल ये चीज़ कहता है कि अगर वही रिसीवर है तो वो बाहर जाएगा और होली को ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर वो इजीली होली को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी विल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा वेकना से, वहीं पर होली भी होगी। मगर यह बात सुनकर विल की मॉम जॉयस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है उससे एंड विल को मना कर देती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर होली को बचाने जाने के लिए। खैर दूसरी तरफ हम स्टीव और जोनाथन को भी देखते हैं, जिनकी गाड़ी खराब हो चुकी है एंड वो किसी से रास्ते में हेल्प ले रहे हैं गाड़ी को फिक्स करने के लिए। इसी दौरान उन दोनों की एक काफ़ी हीटेड अप आर्गुमेंट हो जाती है नैन्सी को लेके। एंड इस आर्गुमेंट के चलते ही अचानक से यहाँ टपक पड़ता है डस्टिन, जिसका थोपड़ा पूरे तरीके से टूटा हुआ है, जो उसके बुली यानी कि एंडी और उसके दोस्तों ने किया है। अपसाइड डाउन में होपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है 11 से, क्योंकि उसने टनल्स का यूज नहीं किया नैन्सी के घर जाने के लिए, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला कार में चली गई। एंड अब होपर को डर है कि मिलिट्री को भी यह पता चल चुका है 11 इस टाइम पर अपसाइड डाउन में है एंड वो काफ़ी जल्दी 11 को पकड़ने यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट हमें देखने को मिलता है। और 11 होपर के बीच इसी दौरान 11 को जमीन पर डेमोगोर्गन के खून के निशान मिलते हैं, जिसे वो दोनों फॉलो करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग होली को वहां पर ढूंढ सके। वही इसके बाद स्टोरी वापस आती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ माइक नैन्सी को बताता है कि उसके दिमाग में थ्योरी आई है, जहां वह बताता है कि होली जिस अननोन आदमी के बारे में बताया करती थी, उसने आज ही सुबह होली को वार्न किया था कि हॉकिंस के अंदर कई सारे मॉन्स्टर हैं। एंड माइक यह कहने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने इस आदमी का पता लगा लिया तो होली का भी पता चल जाएगा। एंड जिसके बाद यह लोग हॉस्पिटल स्टाफ का भेष बदल के अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मॉम को शायद इस मिस्टीरियस मैन के बारे में कुछ पता हो। एंड इन्हें भेष बदल के इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी मॉम से उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा होता, क्योंकि उनकी मॉम की मेडिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। खैर दूसरी तरफ हम स्टीव, जोनाथन एंड डस्टिन को देखते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है डस्टिन और स्टीव के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं बनती। यह दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं एंड जोनाथन को इन दोनों को चुप करवाना पड़ता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि इन दोनों के रिलेशंस के डायनामिक्स बिल्कुल ही बदल चुके हैं इस सीजन में। एनीवेज दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबिन को, जो जॉयस को एक झूठा बना देकर रेडियो सिग्नल को कहीं सही करने के लिए उसे रेडियो टावर पे कोई चीज़ है जिसे फिक्स करना पड़ेगा एंड उसके लिए 2 लोगों की मदद लगेगी। तो यह कहकर रॉबिन विल को लेकर रेडियो स्टेशन से बाहर आ जाती है। उसके बाद उसे कहती है कि उसे विल के प्लान पर भरोसा है एंड उसे लगता है कि इसी प्लान का यूज करते हुए वो लोग वेकना को भी पकड़ पाएंगे। एंड जिसके बाद रॉबिन मदद करती है विल को उसकी मॉम की बात माने बिना रूल्स तोड़कर उसके प्लान को फॉलो करने के लिए, जिसके बाद ये दोनों एक साथ टीम अप करके निकल जाते हैं वुड्स की तरफ वेकना को ढूंढने के लिए। मीनवाइल अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस में 11 की सीसीटीवी फुटेज वहां पर पहुंच चुकी है एंड मिलिट्री वालों को यह भी पता चल चुका है कि 11 इस टाइप पर अपसाइड डाउन के अंदर ही है एंड यही अपसाइड डाउन के अंदर ही हम देखते हैं 11 को, जो इस टाइम पर एक्चुअली होपर की मरहम पट्टी कर रही है जैसे उसने मैक्स से सीखा था। एंड यहीं पर इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ जिम होपर बताता है कि एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है जेन को। एंड जिसके बाद यह दोनों डेमोगोर्गन का पीछा करने वापस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रॉबिन और विल को वुड्स के अंदर देखते हैं,
जहां वो लोग वेकना के सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर विल को अपना पुराना विजन रिकॉल होता है जो उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद विल रॉबिन को लेकर होली के स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वही अपसाइड डाउन के अंदर हम देखते हैं 11 एंड होपर को डेमोगोर्गन का पीछा करते हुए होली का एक जूता मिलता है एंड जिसके बाद इन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ी वॉल निकल कर आती है। यह हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेकना ने एक बहुत ही बड़ी वॉल बना दी है जिसके पार 11 सेंस नहीं कर सकती कि एक्चुअली में क्या है एंड यहीं पर वेकना होली को भी लेकर गया है। अब हमें पता नहीं है कि होली अभी जिंदा है या फिर नहीं। दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में हॉस्पिटल में नैन्सी की मॉम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही होती उनकी कंडीशन की वजह से, मगर तब भी वह लिखकर नैन्सी और माइक को अपनी बातें कन्वे कर रही होती है। वही इस टाइम पर विल और रॉबिन पहुंचते हैं होली के स्कूल में, जहां पर विल कहता है कि उसे जो विजन आया था वो यही का था। उसे वो सब दिख रहा होता है जो उस विक्टिम को दिखने वाला है जिसे वेकना अपना शिकार बनाने वाला होता है। एंड यहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब नैन्सी और माइक उनकी मोम से पूछते हैं कि उस मिस्टीरियस आदमी का नाम होली क्या बताया करती थी, तब नैन्सी की मोम पेपर पर लिखकर बताती है हेनरी। एंड एक्चुअली यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यह हेनरी और कोई नहीं बल्कि यह हेनरी क्रिल है। एंड यस, हेनरी क्रिल वेकना का असली नाम है, जिसका मतलब है कि इतने टाइम से होली से जो उसका इमेजिनरी फ्रेंड मिल रहा होता है उसके मन में वो कोई और नहीं बल्कि वेकना था एंड होली उसकी अगली शिकार थी। एंड जब होली का शिकार हो रहा होता है उस टाइम पर होली विक्टिम थी, इसी वजह से विल उसके अंदर पहुंच गया था। विल उसके पीओवी के अंदर पहुंच गया था एंड अब इस टाइम पर होली मोस्ट प्रोबेबली अगर जिंदा भी है तो वह अपसाइड डाउन वाली वॉल के दूसरी पार है। और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड होता है। आगे हम देखेंगे एपिसोड 3 में।